मेरा नाम है अरुणव और मैं हूं नॉर्थ ईस्ट से। मणिपुर के जिन जगहों के बारे में आप सुनते हैं कि वायलेंस हो रहा है, आई हैव बिन टू दोज प्लेसेस, आई हैव लिव्ड देयर। आई अंडरस्टैंड वाई पीपल आर सो पैशनेट अबाउट देयर कॉज कि दे आर विलिंग टू किल ईच अदर। मेरे दोस्त मीतेज भी है, मेरे दोस्त कुकीज भी है, एंड आई नो what they are going through. The Chief Minister of Manipur, N. Biren Singh, he took 21 months to resign. जब hundreds of people were killed, thousands of people got displaced. ये तो कुछ ही headlines है newspapers के. If I have to put up all the headlines, I'll take a lot of slides. And what you see is only what is reported in the media, which of course is not unbiased. लेकिन what is happening in the grassroots, nobody is going to tell you all that. पर इस वीडियो में we're not going to take sides emotional होके. We'll see this from the point of view of GS3 internal security. क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आई एम अज्यूमिंग यू आर एन एस्पिरेंट ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, एंड इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नॉट टेक साइड्स. आपको पढ़ना पड़ेगा इस टॉपिक को फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, एंड दैट इज समथिंग वी आर गोइंग टू डू इन दिस वीडियो. हम मणिपुर के हिस्ट्री से शुरू करेंगे, एंड देन वील सी व्हाट इज गोइंग ऑन, और फिर हम जाएंगे टू द वे फॉरवर्ड, व्हाट कैन बी डन, व्हाट कुड बी द पॉसिबल सॉल्यूशंस. इन चीजों को हम देखेंगे इस वीडियो में. बट बिफोर वी स्टार्ट, लेट मी टेल यू, जो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है इज अवेलेबल फॉर 50% ऑफ नाउ. 6 months का फ्री एक्सटेंशन, एंड ऑल ऑफ दैट यू कैन सी हियर इन द स्क्रीन इटसेल्फ. पर पहली बार आई वांट टू टेल यू कि मृणाल सर के जो प्रिंटेड नोट्स है वो मिलेंगे आपको इफ यू गो फॉर द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. लिंक ऑफ कोर्स डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन चेक फ्रॉम देयर. एंड व्हेन यू गेट दिस सब्सक्रिप्शन, यू गेट एक्सेस टू ऑल दीज बैचेस जो आपकी स्क्रीन पे अभी दिख रहे हैं. एंड अगर आप 2025 में एग्जाम दे रहे हैं, देन लेट मी टेल यू कि जो क्रैश कोर्स है प्रीलिम्स का, विच इज वेरी अफोर्डेबल, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं. और इसकी खास बात यह है कि आफ्टर यू क्लियर प्रीलिम्स, you will get the mains course free of cost. Now, not spending too much time on this because I'm sure you can check from the description and everything. Let us go to the issue. तो हिस्ट्री को समझते हैं मणिपुर का. Now, Manipur's history has been very nicely documented. Tetharol Kumbaba. Tetharol Kumbaba are chronicles, royal chronicles, जहां पे डॉक्यूमेंट किया गया है अबाउट निंगथौजा डायनेस्टी. 33 AD से हमारे पास रिकॉर्ड्स है ऑफ द निंगथौजा डायनेस्टी इन दीज रॉयल क्रॉनिकल. फिर इन द 18th century, चराइरोंगबा जो एक राजा थे मणिपुर के, उन्होंने हिंदुइज्म को अपना लिया. इससे पहले दे हैड देयर इंडिजीनियस रिलीजियंस जो फॉलो कर रहे थे. हिंदुइज्म वाज नॉट देयर. ये बस 18th century में ही हुआ कि दे adopted हिंदुइज्म. फिर इन द ईयर 1891, आफ्टर द एंग्लो मणिपुर वॉर, मणिपुर जो एक प्रिंसली स्टेट था वो बन गया, वो आ गया ब्रिटिश रूल के अंदर. इससे पहले 1826 में हुआ था ट्रीटी ऑफ यानडाबू आफ्टर एंग्लो बर्मीज वॉर. जब इन द ट्रीटी ऑफ यानडाबू, असम, मणिपुर, ऑल दिस केम अंडर द ब्रिटिश ऑक्यूपेशन. And then the Manipuris were not happy, and then they started fighting with the British. That is how the Anglo-Manipur wars happened. And then finally 1891 में came under British control. फिर जब इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में, तब you know the princely states, they had to come under India, the Union of India, है ना. तो 1949 में Treaty of Accession साइन किया गया था. And then finally it became a part of the Indian. And 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत मणिपुर को बनाया गया था एक यूनियन टेरिटरी. एंड 1972 में फाइनली मणिपुर को ग्रांट किया गया फुल स्टेटहुड. पर ये जो जर्नी हमने देखी, इट वाज नॉट दैट इजी. इट वाज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन. अगर आप देखें, ये यूनियन टेरिटरी जब बना 1956 में, तब इट केम अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट. एंड यूनियन गवर्नमेंट जो दिल्ली में बैठती है, इट वाज टेकिंग केयर ऑफ मणिपुर.
नॉर्थ ईस्ट में आपको पता ही होगा, देयर आर अ लॉट ऑफ एथनिसिटीज एंड दे आर वेरी इमोशनल अबाउट देयर आइडेंटिटी, जो उनको होना भी चाहिए, बिकॉज इफ दे डू नॉट केयर अबाउट देयर आइडेंटिटी इट विल बी लॉस्ट. दैट इज वाई दे टेक इट वेरी सीरियसली. ऑल द ट्राइब्स जो नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, दे वॉन्ट their identity to be preserved. And इसलिए a lot of northeastern states started demanding statehood. मणिपुर के नॉर्थ में है नागालैंड, एंड इन द ईयर 1962 नागालैंड को मिल गया स्टेटहुड, और उसी समय देना चाहिए था मणिपुर को भी स्टेटहुड, लेकिन इट टुक 10 years फॉर द यूनियन गवर्नमेंट टू गिव फुल स्टेटहुड टू मणिपुर. यहीं से पता चल रहा था कि how the union government at that time was not really very serious about what's going on in the northeast. And all these things जो historically चल रहा था since the time of independence, it all has culminated into what is happening today. मैंने ब्रिटिश के बारे में आपको बताया. It came under the British occupation मणिपुर. ब्रिटिश ने कुछ ऐसा किया which fueled what happened now or in the past couple of years. एक किंगडम था कांगलाई पाक किंगडम, जो मणिपुर में ही था, जो एक ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट था. इसका मतलब यह था कि ब्रिटिश वुड प्रोटेक्ट दैट किंगडम. एंड व्हाई? बिकॉज ब्रिटिश हैड वेस्टेड इंटरेस्ट्स इन दैट किंगडम. ब्रिटिश वहां से टिम्बर लेके जाती थी. दैट इज व्हाई ब्रिटिश वांटेड दिस किंगडम टू बी सेफ. और यहां प्रॉब्लम ये आ रहा था कि नागा ट्राइब्स जो हिल्स में रहते थे नॉर्थ में ऑफ मणिपुर, बेसिकली द वैली रीजन ऑफ मणिपुर, मैं आपको मैप दिखाऊंगा, यू विल अंडरस्टैंड दैट बेटर देन. तो वो नागा ट्राइब्स रेड करते थे द ऑनवॉइज ऑफ ब्रिटिश, एंड ऑल्सो जो टिम्बर बिजनेस होता था वो सही से नहीं होने देते थे, और जो किंगडम था उस पर भी वो रेड करते थे. तो थिंग्स वेर नॉट गोइंग स्मूथली एट दैट टाइम. तो इसलिए जो ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट थे इन दिस किंगडम, उन्होंने कुछ ऐसा किया विच स्टार्टेड चेंजिंग द डेमोग्राफी ऑफ मणिपुर. कुकी जोमीज जो ट्राइब्स थे कुकी चिन हिल्स से ऑफ बर्मा, उन्होंने इनको यहां पे लाया मणिपुर में, एंड दे बिकेम अ बफर बिटवीन द नागाज एंड द मेतेज. नागाज जो नॉर्थ में थे, मेतेज जो वैली रीजन में थे इन मणिपुर. These people, the Kukis and Zomis, would act as the buffer. ठीक है, and the Kukis, Zomis, they were headhunters, fierce fighters like the Nagas, and that is the reason कि इन्हें लाया गया यहाँ पे, so that they could fight them. Fine. Now, here comes a problem. कि कुकीज जो है, ऐसा नहीं है कि पहली बार ब्रिटिश ही लेकर आए थे. There were Kukis लिविंग इन मणिपुर पहले से भी. आप प्री हिस्टोरिक कुछ अकाउंट्स को जब देखेंगे अबाउट मणिपुर, वहां पे आपको दिखेगा कि कुकीज वेर ऑलरेडी प्रेजेंट इन दिस रीजन, एंड कुकीज वेर स्प्रेड अक्रॉस दिस रीजन. कुछ बर्मा में थे, कुछ नागालैंड में थे, कुछ मणिपुर में, एंड सम वेर ऑल्सो इन मिजोरम. तो दे वेर स्प्रेड आउट. तो इसलिए टू से कि ब्रिटिश ने इन्हें यहां पे लाया इन मणिपुर is wrong, because we have historical evidence कि they were already there. लेकिन in the year 1881 something happened जिसने इस पूरे इक्वेशन को चेंज कर दिया. 1881 में ब्रिटिश ने करवाया सेंसस. सेंसस में इन्होंने कुकीज को अलग अलग डिवाइड किया amongst ओल्ड कुकीज एंड न्यू कुकीज. ओल्ड कुकीज मतलब जो ऑलरेडी थे, न्यू कुकीज जिनको इंट्रोड्यूस किया गया. एंड देयर लाइज द प्रॉब्लम, क्योंकि ओल्ड कुकीज जो थे, मैं ओके लिख रहा हूं यहां पे एज ओल्ड कुकीज, वाज फाउंड आउट इन द सेंसस कि वो 8000 थे इन नंबर, 8000 ओल्ड कुकीज. एंड न्यू कुकीज जो थे, एन के लिख रहा हूं मैं उनके लिए, देयर वेर 17,000 न्यू कुकीज. ये पता चला इन द सेंसस. नाउ वी डोंट नो हाउ
एक्यूरेट दिस सेंसस वाज। पर इससे प्रॉब्लम ये हुआ कि द डेमोग्राफी इज चेंजिंग, ये एक नैरेटिव आने लगा। बट इवन दो दिस नैरेटिव वाज देयर वाज नो डिसहार्मनी अमंग द मीतेज एंड द कुकीज। ये रहते थे एक हार्मोनियस रिलेशनशिप में, कभी भी देयर वाज नो फाइट अमंग्स देम। अंडरस्टूड? ये जो आज हम देख रहे हैं, दिस कॉन्फ्लिक्ट वाज नेवर देयर, ऑल्दो द ब्रिटिश ट्राइड with old new cookies, all these terminology, but इनके बीच कभी भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा until recently. We'll understand how when we look at this map. इस मैप में ये जो रीजन है जो आपको लाइट कलर में दिख रहा है, दैट इज द हिली रीजन, और ये जो थोड़ा ब्राउनिश टाइप का एरिया है, दिस इज द वैली रीजन। अब मणिपुर की ज्योग्राफी को समझने के लिए वी कैन थिंक ऑफ इट लाइक अ फुटबॉल फील्ड। फुटबॉल फील्ड में क्या होता है कि द साइड्स जो होते हैं, जो गैलरी होती है जहां पे लोग बैठते हैं, वो ऊंचा होता है, एंड द फुटबॉल फील्ड इटसेल्फ वो नीचे होता है। इमेजिन इट लाइक दिस कि जो वैली रीजन है दैट इज अ फुटबॉल फील्ड, और ये जो हिली रीजन है दिस इज द गैलरी वाला रीजन जो ऊंचा होता है। Understood? Now, this has been established time and again कि जो वैली रीजन है वहां पे एग्रीकल्चर होता है, लोग ज्यादा वैली रीजन में रहते हैं बिकॉज इट इज मोर एक्सेसिबल, इजी फॉर पीपल टू स्टे देयर। हिली रीजन्स जो है वो फॉरेस्टेड ज्यादा है, वहां पे लोग कम रहते हैं, एंड दैट हैज बीन अ नोशन व्हिच इज अंडरस्टूड वेरी वेल। यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेतेज जो है they form 52% of the population in Manipur, और ये रहते हैं वैली एरिया में। अब ये वैली एरिया जो है, अगर आप देखें इस मैप में, इट ओनली फॉर्म्स 10% ऑफ मणिपुर। तो मतलब 52% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ मणिपुर इज लिविंग इन 10% ऑफ एरिया, और फिर कुकीज जो है वो 25% ऑफ द पॉपुलेशन है, 15% जो है वो नागाज। सो 40% ऑफ द पॉपुलेशन they live here in the hilly region and also some in the valley region, जिसके बारे में बताऊंगा आपको। लेकिन now what you see here is basically population जो है more than 50% है वो मेतेज का है, जो वैली रीजन में रहते हैं, जो वैली रीजन बहुत छोटा है, and rest of the people live in the hilly forested areas। अब मेतेज जो है, जो वैली रीजन में रहते हैं, they dominate the politics। 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, 60 सीट्स आर देयर, उनमें से 40 जो है वो मेतेज के पास है। ट्राई अंडरस्टैंडिंग दैट कि जो 10% रीजन है यहां पे, ठीक है, वहां पे मेतेज रह रहे हैं। 60 सीट्स है पूरे मणिपुर में, उनमें से 40 मेतेज ही कंट्रोल कर रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज डेवलपमेंट हैपेंड इन द वैली रीजन, नॉट इन द हिली रीजन। क्योंकि डेवलपमेंट वहां पे हुआ, क्योंकि एजुकेशन वाज देयर, क्योंकि इकोनॉमिकली वो थोड़े से बेहतर थे फ्रॉम द हिली रीजन्स। दैट इज व्हाई द पावर वाज इन द वैली रीजन विद द मेतेज। अंडरस्टूड दैट? तो हिली रीजन्स के साथ क्या हुआ? हिली रीजन्स जो थे, दोज वेर एरियाज वेयर, जैसा मैंने बोला कि कुकीज एंड नागाज रहते थे, एंड दे वेर स्केड्यूल्ड ट्राइब्स। जब भारत को इंडिपेंडेंस मिला, देन देयर वाज दिस स्केड्यूल्ड ट्राइब का कॉन्सेप्ट, रिजर्वेशन आया, है ना। उसके बाद यहां पे ये जो फॉरेस्टेड एरियाज है, यहां पे ये स्केड्यूल्ड ट्राइब्स रहते हैं। तो अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो वैली रीजन में लोग हैं, मेतेज हु आर नॉट स्केड्यूल्ड ट्राइब्स, वो लैंड नहीं खरीद सकते हैं इन द फॉरेस्टेड एरियाज, जो हिली रीजन्स है। और जो इस रीजन में, फॉरेस्टेड हिली रीजन में जो लोग रहते हैं, जो एसटीज है, वो लैंड खरीद सकते हैं इन द वैली रीजन, बिकॉज दैट इज ओपन फॉर एवरीवन। वहां पे कोई भी लैंड खरीद सकता है, राइट? वैली रीजन में बीट मेतेज और द एसटीज, कोई भी खरीद सकता है। पर जो मेतेज है, क्योंकि दे आर नॉट एसटीज, दे कैन नॉट गो एंड बाय लैंड इन द हिली फॉरेस्टेड रीजन। So that is a problem now. लैंड इश्यूज आने लगे।
फिर इन द ईयर 2020 डीलिमिटेशन कमीशन जो थी, जब डीलिमिटेशन प्रोसेस हुआ उसके द्वारा, तो इट वाज सीन कि बिकॉज सी 1973 के बाद 2020 में हुआ, ओके, तो बिकॉज देयर वर 4 स्टेट्स जहां पे नॉर्थ ईस्ट के, जहां पे बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंसेस ये बोला गया था कि द डीलिमिटेशन जो प्रोसेस होने वाला है वो बाद में होगा, एंड इन 2020 इट हैपेंड. नाउ द प्रॉब्लम इज कि जो पॉपुलेशन जो थी वहां पे, द सेंसस दैट वाज टेकन, नाउ पीपल वर नॉट वेरी हैप्पी विद दैट, क्योंकि द पॉपुलेशन हैड चेंज्ड अ लॉट. तो मेतेज का बोलना था कि आप जिस पॉपुलेशन के बेसिस पे ये डीलिमिटेशन कर रहे हैं, दैट इज नॉट राइट. ये इशू है एक. देन इफ यू सी देयर इज समथिंग कॉल्ड द गोल्डन ट्राइंगल, जहां पे ड्रग ट्रैफिकिंग होता है बहुत ज्यादा, एंड आई होप यू नो बाय नाउ कि ये होता है थ्रू द नॉर्थ ईस्ट, राइट. गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा, आई एम श्योर. एंड इट ऑल पासिस गोल्डन ट्राइंगल क्योंकि इट इज वेरी क्लोज टू द नॉर्थ ईस्ट. तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है, उन स्टेट्स को एज अ ट्रांजिट यूज किया जाता है. तो ड्रग ट्रैफिकिंग जो है उसके साथ क्रॉस बॉर्डर क्राइम होता है, एंड विद दिस कम्स द इन्फ्लक्स ऑफ वेपन्स ऑल्सो. बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स है नॉर्थ ईस्ट में, जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा थोड़ी ही देर में. तो दे यूज दिस मनी, जो ड्रग्स के ट्रांजिट के लिए इनको पैसा मिलता है, दे यूज इट टू बाई वेपन्स फ्रॉम बर्मा, म्यांमार दैट इज, फ्रॉम बांग्लादेश. तो व्हाट हैपेंस कि दीज इंसर्जेंट ग्रुप्स दे फैसिलिटेट द पैसेज ऑफ ड्रग्स and they become wealthy, and then they make themselves powerful by buying arms illegally. And आपको पता ही होगा कि म्यांमार में रेफ्यूजी क्राइसिस हुआ, बांग्लादेश में हुआ है पहले रेफ्यूजी क्राइसिस. तो there's an influx of migrants to northeastern states, in this case to Manipur also. So the thing is कि ये जो लोग आ रहे हैं मणिपुर या अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑल्सो, तो वो अपनी जान बचा के आ रहे हैं फ्रॉम म्यांमार और बांग्लादेश. दे आर लुक डाउन अपॉन. एट सम पॉइंट ऐसा होता है कि दीज पीपल हु हैव कम इलीगली बिकॉज दे हैड नो अदर चॉइस, तो उनको कोई लाइवलीहुड नहीं मिलता है, दे टर्न टू क्राइम. तो अगर आप देखें उन सारे स्टेट्स में जहां पे इलीगल माइग्रेशन ज्यादा है, इलीगल माइग्रेंट्स बहुत ज्यादा है, उनमें यू विल सी क्राइम रेट्स आर ऑल्सो. देन क्रिश्चियन स्टेट का एक कॉन्सेप्ट भी आ रहा है. रिसेंटली जो शेख हसीना है, उन्होंने बताया कि देयर वाज अ प्रोपेगेंडा, अ कॉन्स्पिरेसी गोइंग ऑन कि अ क्रिश्चियन स्टेट विल बी मेड नियर बांग्लादेश. एंड ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इन मणिपुर, इट इज एन एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, आपको पता है, बट इसको एक रिलीजियस कलर देने का भी ट्राई किया गया है, क्योंकि कुकीज जो है वो है क्रिश्चियंस, जो मेतेज है वो है हिंदूज. तो ऑल्दो दिस इज एन एथनिक क्लैश, ये भी ट्राई किया गया कि इसे एक रिलीजियस कलर दिया जाए. वेस्टेड इंटरेस्ट हैव बीन ट्राइंग दिस. तो यू विल get to hear all these narratives कि शायद this is a Christian versus Hindu fight, which actually it is not. Here, let me also tell you about कि cookies जो है, जो यहाँ पे रह रहे हैं, उनका एक डिमांड है कि ऑटोनॉमी, बिकॉज वी सॉ कि 60 सीट्स में 40 सीट्स जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेतेज. तो द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज पीपल इज वेरी लो. सो द कुकीज वांट कि एक ऑटोनोमस एरिया बनाया जाए जो होगा कुकी लैंड. दिस इज वेरी वेरी सिमिलर टू ग्रेटर नागालैंड, जिसके बारे में आपको बता रहा हूं थोड़ी देर में. अब कुकी लैंड जो है, आप देख पा रहे हैं दिस पिंक एरिया. व्हाट इज दिस? हर वो जगह जहां पे कुकीज रहते हैं, उन सब को ऐसे एक साथ करके
एक एरिया बनाया जाएगा विच इज कुकी लैंड। पर अगर आप देखें कि इसके बीच में ये जो वैली एरिया है ये छोड़ दिया गया है। अब इमेजिन कि दिस इज मणिपुर, जो येलो का पार्ट है, सपोज ये मणिपुर है और बीच में मणिपुर है एंड इसे डिवाइड किया गया है बाय कुकी लैंड। इज दैट पॉसिबल? क्या ये प्रैक्टिकल हो सकता है? समथिंग लाइक दिस वी हैड सीन अर्लियर ऑल्सो कि ईस्ट पाकिस्तान वॉज देयर, वेस्ट पाकिस्तान वॉज देयर, बीच में इंडिया वॉज देयर। इट इज नॉट अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन, राइट? अगर कुकी लैंड बना तो क्या आपको लगता है कि इट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर बोथ मेतेज एंड द कुकीज? लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट यू थिंक अबाउट दिस। दिस इज द मैप। इसे देख के आप सोचिए क्या इससे किसी को भी कोई बेनिफिट होगा? एंड दिस कुकी लैंड आइडिया इमर्जेस फ्रॉम समथिंग which is happening in Nagaland, which is the demand for a greater Nagalim। क्योंकि नागास जो है वो बोल रहे हैं कि उन्हें चाहिए these areas जहां पे नागास रिसाइड करते हैं। Now this has some parts of Arunachal Pradesh, of course Nagaland also is there, then Manipur, parts of Manipur, parts of Assam, all these areas, and also interestingly some parts of Myanmar also। And this demand for greater Nagalim, यहीं से निकले थे NSCN IM, NSCN Khaplang, all these insurgent groups जिनका डिमांड ही था कि they want autonomy, they want to create a greater Nagalim। Even in the year 1993 there were Naga and Kuki clashes, क्योंकि the greater Nagalim region जो था it was trying to encroach upon the areas where Kukis live। That is why clashes happened in the year 1993। लेकिन when all this was happening, the Kukis realized कि we also require एक area जहां पे सारे Kukis ही रहते हैं and make it a Kuki land। Understood? So this idea was also gaining ground कि हमें एक Kuki land बनाना है, जैसे कि Nagas are fighting for greater Nagalim। So this table if you see, इसमें सारे वो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं जो मणिपुर में एक्टिव है। NSCN IM इजाक मूवा फैक्शन जो है, जो एक्चुअली तो इज वर्किंग फॉर ग्रेटर नागालिम, बट दे आर ऑल्सो इन द नॉर्थ ऑफ इम्फाल वैली, वहां पे भी है। फिर देयर इज द कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो एथनिक ग्रुप है कुकी जोमीज का, उनका है ये ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वो प्राइमरी लोकेशन अगेन साउथ ऑफ इम्फाल वैली एंड सदर एरियाज जो है नॉर्थ में, उन एरियाज में, ठीक है। अगेन उनका वही डिमांड है कि एक कुकी स्टेट चाहिए उनको, जलेंगम या फ्रीलैंड जिसको बोलते हैं वो चाहिए उनको। देन देयर इज यूपीएफ, यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट, ये भी एक कुकी जोमी ऑर्गेनाइजेशन है और इनका लोकेशन भी वही है। एंड अगेन क्रिएशन ऑफ न्यू जोमी स्टेट और टेरिटोरियल काउंसिल विद इन मणिपुर। नाउ इफ यू सी द बोडो अकॉर्ड, जो बोडो टेरिटोरियल काउंसिल बनी है, उसमें some autonomy has been given to the Bodos after a long fight by the Bodos in Assam, and the UPF think कि this is something similar that we can do if we continue our struggle, तो शायद हमें एक टेरिटोरियल काउंसिल मिल जाए जहां पे autonomously we'll be able to administer us। Here there are other valley based organizations, now these are Meitei organizations। अब क्योंकि जो हिल्स है वहां पे जो कुकीज है, they are forming insurgent groups, तो मेतेज अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए they came up with their own insurgent group, and there's not just one, there are many such organizations in the valley region which are fighting for the Meiteis। So if you can see here, Imphal and on eastern border with Myanmar, यहाँ पे ये active है। Okay, independence or increased autonomy of Manipur, because the Meiteis they also saw कि Kukis are asking for their Kuki land, the Nagas they want greater Nagalim जिसमें मणिपुर भी आ रहा है। तो Meiteis को लगा कि we also should look for a solution, कि अगर हम अपने इंटरेस्ट के लिए नहीं फाइट करेंगे then who are going to fight? So they formed their own organizations now they're all fighting amongst themselves, और उनका एक बहुत बड़ा एनिमी है which is यूनियन ऑफ इंडिया,
यूनियन गवर्नमेंट से भी वो फाइट कर रहे हैं बिकॉज दे वांट द डिमांड्स कि उनको ऑटोनॉमी चाहिए, दे वांट टू गवर्न देमसेल्फ. ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन एंड बिकॉज ऑफ दिस आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टेट्स में आफ्सपा है, विच इज आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट. अगर नाम आप सुने आर्म फोर्सेस, उनको दिया गया है स्पेशल पावर्स थ्रू एन एक्ट. wherever there has been such insurgent activities या इवन आप कश्मीर में देखिए टेररिस्ट एक्टिविटीज, वहां पे आफ्सपा अप्लाई किया गया है. एंड लेट मी टेल यू कि आफ्सपा जो है इट इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जहां पे द सिक्योरिटी फोर्सेस हैव यूज्ड अ लॉट ऑफ फोर्स ऑन द पीपल. आर्बिट्ररीली किसी को भी उठा के ले जाते हैं, आर्बिट्ररीली किसी को भी शूट कर देते हैं. देयर आर इंस्टेंसेस ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस रेपिंग वुमेन इन द नॉर्थ ईस्ट. एंड इसलिए देयर इज अ ह्यूज कॉल कि आफ्सपा को रिपील करना है, हटाना है फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट. आप देख सकते हैं यहां पे रैलीज आर ऑर्गेनाइज्ड. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द आयरन लेडी ऑफ मणिपुर, इरोम शर्मिला, जिन्होंने फ्रॉम 2000 टू 2016 16 साल हंगर स्ट्राइक किया so that AFSPA be removed from Manipur. Of course, in the year 2016, he was force fed ताकि उनका जो ये हंगर स्ट्राइक है वो एंड हो जाए, because her health was deteriorating. So this fight is also there. कि security forces के against a fight is going on again. Parallel fight है ये, right? कि एक fight तो है कि हमें अपना ऑटोनॉमी चाहिए, अपनी आइडेंटिटी को बचाना है. Then there's a fight with the government of India, and government of India is basically retaliating with AFSPA, and AFSPA, like I said, is a very strong law. तो इनको इनके साथ भी फाइट करना है. now fight with the security forces also. This is again an issue. All these things are going on in Manipur. एंड इसी सब में आता है ये जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, विच स्टार्टेड इन 2023, टू बी मोर प्रिसाइज मई 2023 में शुरू हुआ. अब ये कहां से शुरू हुआ? 2012 से ही देयर हैज बीन अ डिमांड कि मेते कम्युनिटी जो है उनको चाहिए एसटी स्टेटस. अगर आप यहां पे देखें, जब मेतेज है they are asking for ST status क्योंकि वो बोल रहे हैं कि they are the community was recognized as ST, as a tribe actually. तो जब 1949 में वो फाइनली it became a part of India, तब उनके उस स्टेटस को नहीं दिया गया. This was the whole argument of the Meiteis. And कुकीज जो है वो इस चीज को अपोज कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि मेतेज जो है वो ट्राइब्स है ही नहीं. एंड देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल अमंग्स मेतेज जो ओबीसीज है और एससीज है. तो अगर किसी कम्युनिटी को एसटी स्टेटस दे दिया जाए तो प्रॉब्लम क्या है यहां पे? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि मणिपुर जो एक ऐसा रीजन है जहां पे प्राइवेट सेक्टर बहुत कम है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत कम है. तो जो भी जॉब्स है यहां पे मोस्टली इट इज गवर्नमेंट जॉब्स. एंड किसी कम्युनिटी को अगर एसटी स्टेटस मिल जाता है इट मींस कि रिजर्वेशन मिलेगा जॉब्स में. तो कुकीज जो ऑलरेडी एसटी स्टेटस पा चुके हैं, दे डू नॉट वांट कि जो कम सीट्स निकलते हैं उनमें ज्यादा कंपटीशन हो जाए, राइट? ऑफ कोर्स. फिर मेतेज चाहते हैं कि उनको मिले, क्योंकि द नंबर ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स ऑल्सो विच कम आउट आर लेस, उसमें भी रिजर्वेशन होता है. So they think कि they do not get a fair chance to compete. तो इसलिए वो भी डिमांड कर रहे हैं कि उनको एसटी स्टेटस मिले, राइट? So that is the reason why these guys are fighting. And fighting for the fact कि किसी को चाहिए एसटी, किसी को नहीं देना है एसटी. But is it so easy? ये जो पूरा इश्यू है it went to the हाई कोर्ट. फिर हाई कोर्ट में मणिपुर हाई कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया गवर्नमेंट को कि आप इस बारे में सोचिए
कि क्या मेतेज को हम एसटी स्टेटस दे सकते हैं. एंड अगेन द हाई कोर्ट कैन नॉट गिव एसटी स्टेटस टू द मेतेज. The state government cannot give ST status to Meiteis. It is the President of India who will have to do this. But the state government has to do something about it. कि president को बताए. Only then will it happen. तो जो हाई कोर्ट ने जो गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया कि आप इस बात को सोचिए, एक्सप्लोर कीजिए, क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है. नाउ दिस वाज टेकन इन अ रॉन्ग नोशन. ये जो मैसेज है, मैसेज बहुत गलत गया. द मैसेज वेंट इन सच अ वे कि हाईकोर्ट ने बोला है कि दे दीजिए, विच वॉज ऑफ कोर्स नॉट व्हाट द हाईकोर्ट सेड. एंड इसके बाद शुरू हुआ इन दिस ऑर्डर. इट केम इन अप्रैल 2023. इसके बाद इन May 2023 द फर्स्ट इंस्टेंसेस ऑफ वायलेंस हैपेंड इन मणिपुर. एंड लेट मी टेल यू, इससे पहले भी इन February 2022, there was something which the government had done, जिससे कि the Kukis were not happy. जो फॉरेस्टेड एरिया है वहां पे 16 कुकी हाउस होल्ड्स को एविक्ट किया गया बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ने बोला कि इलीगली फॉरेस्टेड लैंड को ऑक्यूपाई कर रही है दीज हाउस होल्ड्स, तो उनको एविक्ट किया गया वहां पे. So now this was something, again, the Kukis were not happy. क्योंकि जो government है, try and understand, the N. Biren Singh government is a Meitei government, right? Primarily Meiteis है वहां पे. जैसा मैंने बोला कि 40 of the assembly seats are of the Meiteis. So if the government is doing something, ये समझा जाता है कि the Meiteis are doing it. तो यहां पे जब गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, एविक्शन किया, it was understood कि the Meiteis are doing this against the Kukis. Here, this also happened, that is suspension of operations. अब ये क्या है? 2008 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया था सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन with the insurgent groups which were there in Manipur, and mostly the Kukis, the Kuki insurgent groups. लेकिन मार्च 2023 में क्या हुआ? सॉरी मार्च, हाँ, दिस इज बाय द वे 2023, आई एम वेरी सॉरी. मार्च 2023 में क्या हुआ कि ऑल दीज एग्रीमेंट्स, जो ऑपरेशंस ऑफ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस एग्रीमेंट हुआ था विथ द कुकी नेशनल आर्मी एंड द जोमी रेवोल्यूशनरी आर्मी, जो इंसर्जेंट ग्रुप्स थे बाय द वे, उनको विथड्रॉ कर लिया गया बाय द गवर्नमेंट. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसा बोला कि आप इंसाइट कर रहे हैं वायलेंस अमंग्स द कुकीज अगेंस्ट द मेतेज. ये एक तर्क दिया गवर्नमेंट ने टू विथड्रॉ द सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस. तो इसका मतलब ये है कि नाउ द गवर्नमेंट विल एक्ट अगेंस्ट दीज इंसर्जेंट ग्रुप्स. These are some of the immediate factors. And also इसके बाद शुरू हुआ violence, because this was seen as the government which was thought to be of the Meiteis trying to fight against the or suppress the Kukis. तो इसके implications भी हुए, जैसे loss of human life, क्योंकि बहुत ज़्यादा violence हुआ तो बहुत सारा human life loss हुआ, जो आपको न्यूज़ में पढ़ने को मिला ही है. But again, let me tell you, you have only read जो रिपोर्ट किया गया बाय मी. बहुत सारे ऐसे लोग हैं who are missing. 2 साल हो गए हैं, there is no news of those people. क्या वो जिंदा है, क्या वो मर गए हैं? Nobody knows. Dead bodies have not been found. You cannot say कि they are dead, पर वो मिल नहीं रहे हैं. Violence against women. जब भी ऐसे एथनिक क्लैशेस हुए हैं, there has been a history कि women are the worst affected. women सबसे ज्यादा वायलेंस को फेस करते हैं ऐसे क्लैशेस में. women के साथ रेप होता है. women are paraded naked during these times. तो women जो है सबसे ज्यादा वो सफर करते हैं ऐसे क्लैशेस जब भी होते हैं. एंड यहां भी ऐसा ही हुआ है एग्जैक्ट. गांव के गांव जला दिए गए हैं इन मणिपुर. एंड द women
they had to run for their life. Not just all the men and the children, the women were the one who were targeted first. Women were captured, women were killed point blank, shot point blank in this conflict. Such is the brutality of this conflict. इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो थोड़ी बहुत हो रही थी, जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रही थी, ऑल दैट स्टॉप्ड. कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज नहीं हुई है फ्रॉम द पास्ट 2 years इन मणिपुर. सोशल फैब्रिक जो है वो टूट चुकी है. इन द सोसाइटी ऑफ मणिपुर पीपल डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर नाउ. जो अलग अलग एथनिसिटीज है उनके बीच कोई हार्मनी नहीं रही है अभी. दे डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर एनी मोर. दे विल ओनली ट्रस्ट people from their own ethnicity now. And this will leave a huge scar in the society of Manipur. Militancy का growth होगा, जो हो भी रहा है अभी, and I can confirm this. A lot of people, a lot of youth, young adults, adolescents, जब a lot of violence is happening, there are no schools open, there are no colleges open. तो ये क्या करेंगे? दे विल मूव टूवर्ड्स वायलेंस, दे विल पिक अप आर्म्स, इंसर्जेंसी की तरफ ही बढ़ेंगे ये, बिकॉज देयर इज नथिंग एल्स दे कैन डू. इंसर्जेंसी में ये देखते हैं कि देयर इज मनी, यू गेट होल्ड ऑफ अ गन, गन से आपको मिलता है पावर, जिससे आप किसी को भी मार सकते हैं. द यूथ गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट और वो चले जाते हैं टूवर्ड्स ऑल दिस. इंसर्जेंसी, मिलिटेंसी बढ़ता है जब ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे हैं. एंड इट हैज बीन प्रूवन टाइम एंड अगेन इन नॉर्थ ईस्ट कि ऐसा हुआ है. एंड अगेन दिस टाइम ऑल्सो इट इज गोइंग टू हैपन. इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया के इकोनॉमी के लिए, एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो साउथ ईस्ट एशिया के साथ इंडिया को जोड़ेगी इकोनॉमिकली, वो इफेक्ट हो गया है. क्योंकि द रोड टू साउथ ईस्ट एशिया इज थ्रू नॉर्थ ईस्ट. अगर नॉर्थ ईस्ट में इंस्टेबिलिटी होगी, देन हाउ कैन दिस एक्ट ईस्ट पॉलिसी बी अ सक्सेस? ऑल द ट्रेड जो हम सोच रहे थे साउथ ईस्ट एशिया के साथ होगा, वो रुक गया है. तो ऑल दीज प्रॉब्लम्स आर हैपनिंग ओनली बिकॉज एक स्टेट मणिपुर वो अनस्टेबल हो गया है, एंड द गवर्नमेंट हैज नॉट बीन एबल टू कंट्रोल वायलेंस देयर. इंटरनल डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा हुआ है. लाइक आई टोल्ड यू, थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव लेफ्ट देयर हाउसेस. कैंप्स में रहते हैं वो आज, शेल्टर कैंप्स में. बहुत सारे लोग, जैसा मैंने बोला, दे आर नोवेयर टू बी फाउंड. पता नहीं किसी को कहां पे है. डेड बॉडीज हैव नॉट बीन फाउंड. तो हम बोल भी नहीं सकते दे हैव डाइड. सो मेनी वुमेन आर मिसिंग. ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन. दीज आर द इम्प्लीकेशंस. एंड जितना लंबा चलेगा ये कॉन्फ्लिक्ट, उतना ही ज्यादा एम्पलीफाई हो जाएगा ये इम्प्लीकेशन. ऑल दीज इम्प्लीकेशन दे विल स्टार्ट एम्पलीफाइंग. ये रिपोर्ट आप देख सकते हैं, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट 2024. यहां पे बताया गया है मणिपुर वायलेंस ट्रिगर्ड 97% ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन साउथ एशिया. साउथ एशिया में जितना भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसका 97% हुआ है बिकॉज ऑफ द वायलेंस इन मणिपुर. दिस इज द हाइस्ट सिंस 2018. जो रोहिंग्या क्राइसिस हुआ था उसके बाद दिस इज द हाइस्ट इन 2024. तो क्या कर सकते हैं हम? व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? Do we have any solution? सबसे पहले तो जो भी विक्टिम्स हैं उनका रिहैबिलिटेशन कॉस्ट. ऑल दीज वायलेंट इंसिडेंट्स साइकोलॉजिकली भी बहुत इम्पैक्ट करते हैं लोगों को. ऑल द पीपल जिन्होंने देखा है उनके आंखों के सामने वायलेंस होते हुए. थिंक ऑफ ऑल द चिल्ड्रन जिनके सामने वायलेंस हुआ है. थिंक ऑफ ऑल द पीपल ऑल द चिल्ड्रन हुज पेरेंट्स हैव बीन किल्ड. थिंक ऑफ ऑल द पीपल जिनके फैमिली मेंबर्स को मार दिया गया है. थिंक ऑफ पीपल जिनके फैमिली मेंबर्स मिसिंग है. इमेजिन व्हाट दे आर गोइंग थ्रू. रिहैबिलिटेशन should be done of all the victims, not just the people who have suffered violence. जिनका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जो साइकोलॉजिकली इंपैक्ट हुए हैं, सबका रिहैबिलिटेशन. दे आर ऑल विक्टिम्स. डिसआर्मिंग ऑफ द सिविल सोसाइटी. अब सिविल सोसाइटी जो है मणिपुर में, सबके पास आर्म्स है. ये आर्म्स कहां से आ रहे हैं? सम आर फ्रॉम द इंसर्जेंट्स, सम आर फ्रॉम लूटिंग द पुलिस स्टेशंस. जो वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस है, कभी कभी उनको भी लूटा गया है बाय द इंसर्जेंट्स. आर्म्स हैव बीन स्टोलन फ्रॉम देम.
और इनको बांट दिया गया है अमंग्स द सिविल सोसाइटी मेंबर्स। तो ये प्रायोरिटी बेसिस में करना पड़ेगा कि आर्म्स जो है वो उनसे ले ले। द मोर आर्म्स आर प्रेजेंट इन द सिविल सोसाइटी, more and more this conflict is going to go on. Disarming should be done on priority basis. फेक न्यूज बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा है। आपने सुना होगा कि बहुत दिनों के लिए इंटरनेट कट ऑफ किया गया है मणिपुर में, बहुत टाइम तक इंटरनेट कट ऑफ था, पर क्या इट सॉल्व द प्रॉब्लम? नो। फेक न्यूज फिर भी स्प्रेड हुआ। द डे इंटरनेट वाज रिस्टोर्ड इन मणिपुर, द वीडियो ऑफ 2 Kuki tribal women who were paraded naked was spread. तो इसका मतलब यह है कि if you have to curb internet, it is not the solution. कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। That is, you have to fact check. जो भी फैक्ट जा रहा है मीडिया में, it has to be checked. All these videos which were circulating, इससे क्या होगा? More and more people are going to be outraged. It is said कि the Meiteis, they were the ones जिन्होंने ये घिनौना काम किया कि 2 Kuki women were paraded naked. So what happened? Now the Kukis will be angered. They will attack the Meiteis now. The Meiteis will retaliate. तो ये एक never ending vicious cycle है which will go on and on. इसी के साथ आता है fake news, जो इसको बढ़ा देता है। It heightens the intensity of the kind of violence that is going on. So fact checking is very important. Whatever goes out in the media needs to be checked. Inclusive dialogue, जितने भी stakeholders हैं, bring all of them to the table. Dialogue is the only solution. आपको इनके भी points लेने पड़ेंगे, उनके भी points लेने पड़ेंगे. Of course you cannot agree on everything, पर एक middle path तो निकालना पड़ेगा। दोनों ग्रुप्स को, या जितने भी ग्रुप्स इसमें इन्वॉल्व है ड्यूरिंग द डिस्कशन, जितने भी होंगे, गवर्नमेंट विल ऑल्सो बी अ स्टेक होल्डर, सबको कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ओनली देन कैन दिस बी सॉल्व। लोकूर कमिटी ने 5 क्राइटेरियाज दिए थे। लेट मी राइट द नेम ऑफ द कमिटी। लोकूर कमिटी ने ये जो 5 क्राइटेरिया दिए थे, दैट इज किसी भी कम्युनिटी को अगर एसटी स्टेटस देना है तो इट्स इंपॉर्टेंट कि उनके प्रिमिटिव ट्रेट्स हो, उनका एक डिस्टिंक्ट कल्चर हो, वो जियोग्राफिकली आइसोलेटेड हो, शाइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट विथ द कम्युनिटी एट लार्ज हो, और उनकी बैकवर्डनेस हो, तभी उनको एसटी स्टेटस देंगे। ये पैरामीटर्स थे। तो नाउ अगर किसी को एसटी स्टेटस हमें देना है, we should judge them on these parameters because there's a proper committee जिन्होंने ये recommendations दिए हैं, और ये जो recommendations दिए थे after a thorough study। तो हम on our whims and fancies किसी को भी ST status नहीं दे सकते हैं, right? अगर इन parameters पर खड़े उतरते हैं कोई community, तभी उनको दे सकते हैं हम ST status. This has to be followed. सर्वेलेंस ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा ऑफ द इंटरनेशनल बॉर्डर, क्योंकि जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो पोरस है। फ्री मूवमेंट रेजीम, अब ये क्या है? तो म्यांमार के साथ 16 किलोमीटर तक फ्रॉम द बॉर्डर, बिकॉज द बॉर्डर इज वेरी पोरस एंड यू कैन नॉट हैव अ हार्ड बॉर्डर हियर, क्योंकि कुछ लोग जो है यहाँ पे इन दिस द बॉर्डर रीजन, वहां पे कुछ लोग म्यांमार साइड के हैं, कुछ लोग इंडिया साइड के हैं, बट दे आर फ्रॉम द सेम एथनिसिटी। लिंग्विस्टिकली दे आर सिमिलर, कल्चरली दे आर सिमिलर। तो इनको एक बॉर्डर से हम डिवाइड नहीं कर सकते, एंड दैट इज द रीजन वी हैव अ पोरस बॉर्डर, एंड इसलिए वी हैव दिस फ्री मूवमेंट रेजीम, जिसमें फ्रॉम द बॉर्डर 16 किलोमीटर्स टूवर्ड्स इंडिया, 16 किलोमीटर्स टूवर्ड्स म्यांमार फ्री मूवमेंट है। एक पास होता है, उस पास के जरिए यू कैन मूव। तो इससे क्या होता है? द ट्रेड बिटवीन देम डज नॉट गेट अफेक्टेड, द कल्चरल टाइज जो हिस्टोरिकली रही है, दे डोंट गेट इफेक्ट। नाउ रिसेंटली द मणिपुर गवर्नमेंट हैज बीन टेलिंग कि ये नहीं होना चाहिए, ये जो फ्री मूवमेंट रेजिम है इसको बंद कर देना चाहिए। एंड नागाज, मिजोज,
ये बोल रहे हैं कि इसको रहना चाहिए बिकॉज दे हैव पीपल लिविंग ऑन द अदर साइड. बट द बीरेन सिंह गवर्नमेंट वॉज टेलिंग कि ये नहीं होना चाहिए. एंड इसके बाद फरवरी में there was a notification also given February in 2024 में there was a notification given by the Home Ministry कि हम इस फ्री मूवमेंट रेजिम को बंद कर देंगे. पर फाइनली बंद तो नहीं किया गया, बट ये जो 16 किलोमीटर जो था इसको 10 किलोमीटर्स कर दिया गया है. ओके, सो दैट दिस मूवमेंट इज स्टिल देयर, पीपल आर नॉट अफेक्टेड मच. पर बहुत लोगों का ये कहना है कि दिस फ्री मूवमेंट रेजिम जो है इसको यूज किया गया है एज अ टूल बाय द इंसर्जेंट्स ताकि वो आर्म्स को यहां पे थ्रू बॉर्डर ला सके, ड्रग्स को ट्रैफिक कर सके. इसलिए तो पीपल, अ लॉट ऑफ पीपल से कि दिस शुड बी क्लोज्ड. पर अगर इस फ्री मूवमेंट रेजिम को हम रहने देते हैं, वी शुड हैव ग्रेटर सर्वेलेंस ताकि ये जो आर्म्स यहां पे आ रहे हैं, इनफ्लक्स ऑफ आर्म्स, इनफ्लक्स ऑफ माइग्रेंट्स एंड द ड्रग ट्रैफिकिंग दैट इज हैपनिंग, ऑल्सो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हैपनिंग, ये रोका जा सके. देयर इज वन डिस्ट्रिक्ट वन फोर्स. इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में हमने देखा कि सबसे पहले ऑफ कोर्स मणिपुर पुलिस वाज द फर्स्ट रेस्पॉन्डर कॉन्फ्लिक्ट में. फिर असम राइफल्स को डिप्लॉय किया गया मणिपुर में. बट मेतीज का यह कहना था कि असम राइफल्स जो है कुकीज के लिए काम कर रही है, दे आर बाइस्ड टुवर्ड्स कुकीज. तो इसलिए होम मिनिस्ट्री को रिक्वेस्ट किया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर कि आप असम राइफल्स की जगह किसी और आर्म फोर्स को भेजिए. सीआरपीएफ वाज सेंट टू मणिपुर. नाउ देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सीआरपीएफ ऑल्सो, असम राइफल्स ऑल्सो, मणिपुर पुलिस ऑल्सो. तो इसलिए ये एक काम कर सकते हैं कि वन डिस्ट्रिक्ट वन फोर्स इसको लाए कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही फोर्स रहेगा. देयर कैन बी अदर फोर्सेस इन अदर डिस्ट्रिक्ट्स. जैसे चूराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे इन्होंने सीआरपीएफ को रखा. फिर इम्फाल में सपोज दे कीप सम अदर फोर्स, सपोज असम राइफल्स, जस्ट एन एग्जांपल. तो हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग फोर्सेस रख सकते हैं. When they do this, तब फोर्सेस के अमंगस्ट ही फाइट्स नहीं होंगे. They will not have to worry much about coordination, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है अभी कि कोऑर्डिनेशन नहीं है. एक फोर्स दूसरे फोर्स और पुलिस के बीच कोऑर्डिनेशन ही नहीं है. So there is a distrust now, mistrust among these people also. We don't trust Assam Rifles, we don't trust CRPF, we don't trust the Manipur police, because most of the people from Manipur, most of the people working in Manipur police are Meiteis. ऐसा कुकीज बोलते हैं. Meiteis बोलते हैं कि Assam Rifles is working for the cookies because a lot of people, a lot of soldiers of Assam Rifles have married cookies. ठीक है, तो दैट इज वाई ट्रस्ट नहीं है इनके बीच, कोऑर्डिनेशन नहीं है. इसलिए इफ दे ट्राई वन डिस्ट्रिक्ट वन फोर्स, शायद ये प्रॉब्लम जो कोऑर्डिनेशन का इशू है अमंग्स द फोर्सेस एंड द कॉन्फ्लिक्ट अमंग्स द फोर्सेस, वो शायद रिजॉल्व हो. एंड फाइनली आफ्सपा को रिपील करना है, बिकॉज आफ्सपा जब तक रहेगा तब तक द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट विल सी द सिक्योरिटी फोर्सेस एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज एन एनिमी. बिकॉज आपको पता ही है कि आफ्सपा जो है वो जहां पे लागू हो जाता है, a lot of unfair activities have happened. The security forces have in a way acted in a very unreasonable way, जिसके बहुत सारे examples हमें मिलते हैं. So that is why this is a demand of a lot of northeastern states कि आफ्सपा को रिपील कर दिया जाए. तो अब हमने ऑलमोस्ट सारे एंगल्स देख लिए हैं इस टॉपिक के, पर ये तो हमने मेंस से देखा. प्रीलिम्स में भी दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट. ऑफ कोर्स इंटरनल सिक्योरिटी से आपको क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट यू हैव टू नो द जियोग्राफी ऑफ मणिपुर. यू हैव टू नो अबाउट द ट्राइब्स विच आर देयर इन नॉर्थ ईस्ट. यू हैव टू नो अबाउट द फेस्टिवल्स इन मणिपुर, क्योंकि यू माइट सी अ क्वेश्चन जो डायरेक्टली आपको पूछा जाए अबाउट द कल्चर ऑफ मणिपुर. पहले भी पूछा गया है, यू कैन सी इट अगेन. इसलिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको पढ़ना पड़ेगा मणिपुर, ऑल्सो नॉर्थ ईस्ट. मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो, इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमने पढ़ ही लिया है.
And of course, there is an angle of international relations also, because a lot of violence has happened and instability has happened in Bangladesh. तो वहां से भी काफी सारे लोग माइग्रेट होके आ रहे हैं illegally to the northeastern states and to Manipur. So what can happen from that? जो ये ग्रेटर नागालैंड वाला इश्यू है, उससे क्या इफेक्ट हो सकता है? And if you want me to cover that, let me know in the comments. I'll do that. म्यांमार में जो हो रहा है, तो उससे क्या हो सकता है? ये जो ड्रग ट्रैफिकिंग हो रहा है, गोल्डन ट्रायंगल के पास है हम, उससे क्या इफेक्ट हो सकता है? All these things you have to think about from Main's perspective. So I hope you will ponder upon this issue. We did not try to take sides. हमने GS3 पर्सपेक्टिव से पढ़ा, इंटरनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से पढ़ा. I hope you've understood this issue very well. And let me know in the comments अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं इसके बारे में. And I'll see you in the next video. Thank you.